बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तमाम अहले वतन को और जहाँ जहाँ तमाम मुसलमान बसते हैं और ईद उल फितर मना रहे हैं सबको जी स्पोर्ट्स की जानिब से, मेरी जानिब से तमाम लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का जो शो है जनाब हमारा बड़ा स्पेशल शो है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने हमारे साथ गुज़िश्ता जो टूर्नामेंट खेला गया, जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई, उसमें उन्होंने इस स्टूडियो को रौनक बख्शी, अपने ज़बरदस्त तबसरों से, तज्ज़ियों से सबके ही दिल उन्होंने मोह लिए। एक उस्ताद, एक तालीक़ की हैसियत रखते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से हम सब के बहुत ही पसंदीदा और हमारे लिए काबिल एहतराम अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ आज हम ईद की उन खुशियों को दोबारा करेंगे, ईद की उन खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत, और देखने वालों को भी ईद की बहुत सारी मुबारकबाद है। सर वो तो कहते हैं ना कि आप आए, बाहर आए, आप आए तो हमारी ईद में वैसे ही चार चांद लग गए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी मसरूफियात भी है, माशाल्लाह भी आप ताज़ा ताज़ा दादा बने। क्रिकेट में तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के तो आप दादा हैं ही, लेकिन वैसे आप दादा भी ताज़ा ताज़ा बने। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन समझ लें कि 10 वीक पहले की बात है। तो मेरे बेटे एहसन की शादी लास्ट ईयर हुई थी, तो 14 जनवरी को वो बाप बने, तो अल्लाह ताला ने हमें उसके वजह से खुशियाँ दी और बहुत बड़ा ओकेजन हमारी फैमिली के लिए। ज़ाहिर उसके बच्चे की भी उसका नाम आलियान एहसन भट्टी है। इस वक्त तक आप पिक्चर भी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि आलियान एहसन भट्टी साहब आप अपनी पहली ईद को मना रहे हैं और आपके दादा हुजूर जो है हमारे साथ बैठे हुए, हम आपको याद कर रहे हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं माजिद भट्टी साहब को और ज़रा पूछते हैं माजिद भट्टी साहब से कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कितने बहन भाई हैं, क्योंकि मुझे याद है अभी गुज़िश्ता साल 2 साल पहले शायद अब्दुल माजिद भट्टी साहब की सिस्टर का भी इंतकाल हुआ सियालकोट में। तो सर ज़रा फैमिली बैकग्राउंड अपना बताइएगा कि कहाँ से ताल्लुक़ है और कितने आप लोग बहन भाई रहे। देखिए, मेरे वालिद जो थे वो वेटनरी सर्जन थे, जो जानवरों के डॉक्टर थे। तो हमारा बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो फैमिली का ताल्लुक़ सियालकोट से, लेकिन मैंने जितनी अपनी एजुकेशन सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची में, तो हम समझ लें कि सिंध में पले बड़े नाम के ही हम सियालकोट से फैमिली का ताल्लुक़ है। मेरी 5 बहनें थीं, 5 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ और फिर मेरे छोटे भाई अब्दुल मालिक भट्टी वो सबसे छोटे हैं। तो एक बहन का आपने ज़िक्र किया, उनका इंतकाल हुआ। एक मुझसे बड़ी बहन थी, उनका 2013 में इंतकाल हुआ। तो 2 बहनें इंतकाल कर चुकी हैं। एक बहन मेरी अमेरिका में रहती है, सैन फ्रांसिस्को में, और 2 बहनें सियालकोट में, भाई कराची में रहते हैं। तो ये हमारी कुल फैमिली है। और मेरे वालिद के भी एक ही भाई थे, वो इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अब्दुल मजीद भट्टी, इस्लामिया कॉलेज, गुलशन इकबाल कॉलेज और अल्लामा इकबाल कॉलेज जो स्टार गेट के सामने कराची में, वहाँ जामिया मिलिया कॉलेज में इकनॉमिक्स पढ़ाते रहे। तो उनका भी इंतकाल हो चुका। तो ये हमारी कुल फैमिली है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आप इंटर सिंध से क्रिकेट खेले भी हैं, आपने ट्रॉफी भी खेली है, तो ये खेलते खेलते ये सहाफ़त की तरफ कैसे आना हुआ? पहले वो बताएं कि एज ए क्रिकेटर क्यों नहीं प्रोलॉन्ग किया आपने अपना कैरियर, और फिर सहाफ़त की तरफ, जर्नलिज्म की तरफ आना कैसे हुआ? देखिए, जब मैं बदीन में रहता था तो ये लेट 70s की बात है, तो क्रिकेट खेलने का मौका मिला और हमारा जो क्लब था आज भी वहाँ पर ऑल फ्रेंड के नाम से वो क्रिकेट क्लब है। फिर उसके बाद मैंने इंटर क्लब खेली, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेली, इंटर यूनिवर्सिटी खेली। लेकिन एक तशनगी थी, उस ज़माने में टेलीविज़न पर 1-8 घंटे की हाइलाइट्स आती थी, या कभी कोई मैच बड़े क्रंच सिचुएशन में होता था तो लाइव मैच आ जाता था। तो सोचते थे कि यार क्रिकेट में अगर किस्मत आजमाएं, लेकिन जाहिर है हमारी क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं थी। हारिस खान जो हमारे दोस्त कसम से खेलते रहे, बड़े मशहूर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हारिस के साथ मैंने क्रिकेट खेली। रहमान राजपूत हैदराबाद के MPA भी रहे, फजलुर रहमान का लगता हारिस भाई का जी, तो उनके साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिला। तो फिर जब क्रिकेट में किस्मत आजमाने की कोशिश की, आगे नहीं बढ़ सके, तो छोटी मोटी कराची आके नौकरी की। इस दौरान सोचा कि यार कुछ लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू किया जाए। तो करते करते बेसिकली जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में, तो मैं 94 में आया। मैंने सबसे पहले 91 में मैंने जसारत अखबार ज्वाइन किया, 94 में जंग अखबार ज्वाइन किया और उसी ग्रुप के साथ मैं आज भी मुंसलिक हूँ।
लेकिन 2-3 ऐसे मुझे उस्ताद मिले जिनमें हमारे जो रेडियो पे मैं प्रोग्राम करता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, अजीम सरवर साहब मरहूम, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। सैयद मोहम्मद सूफ़ी हमारे जियो के स्पोर्ट्स एडिटर, सूफ़ी साहब ने मुझे बहुत इनकरेज किया। फिर जब मैं जंग ग्रुप में आया तो यहाँ पर हमारे जो सीनियर्स थे उनमें महमूद शाम साहब, ज़ाहिर है बड़ा ग्रुप था, तो मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ फिर अपने जो हमारे हम असर थे उनमें एहसान कुरैशी, शाहिद अख्तर हाशमी, अब्दुल रशीद शकूर, मिर्ज़ा इकबाल बेग, वहीद ख़ान, समीउल हसन, ये समझ लें कि हमने साथ ही ग्रो किया। कोई किसी तरफ निकल गया, कोई किसी तरफ निकल गया, लेकिन बस हमारी किस्मत ये थी कि इस क्रिकेट की वजह से थोड़ा बहुत तो नाम पैदा किया, लेकिन बहुत सारी दुनिया घूमने का मौका मिला। ठीक है, अब ये सफ़र जो है जारी है अब्दुल माजिद भट्टी साहब का, और हमने इनसे पूछा कि क्रिकेट से ये जर्नलिज्म की तरफ, तो इनकी ईद की खुशियां जो है वो माजी में कैसी होती थी, बचपन की अब्दुल माजिद भट्टी साहब की ईद कैसी होती थी और कितनी इनको ईदी मिलती थी, सब इनसे डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ईद की खुशियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ। और अब हम जरा इनसे पूछेंगे कि बचपन की ईद कैसी होती थी, क्योंकि जिसकी भी हम बात करते हैं वो सब यही कहते हैं कि बचपन की ईद अब ऐसी ईद नहीं होती है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कैसी ईद होती थी बचपन की आपकी, क्योंकि इस तरह भी आपने कहा कि माशाल्लाह बहुत सारे आपके बहन भाई थे, तो यकीनी तौर पर बड़ा एक समस्या होता होगा कि रात में जो बहनें जो है वो चूड़ियाँ पहन रही हैं, मेहंदियाँ लग रही हैं, और लड़कों की ईद तो ज़रा सिंपल सी होती है। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जवानी फिर नहीं आनी, लेकिन वो बचपन के जो दिन है ना, वो वाकई, चूँकि मैं बहनें सब बड़ी थी, मैं छोटा था, तो ईदी जमा करने का भी शौक़ था। लेकिन उस ज़माने में भी अली चंद रुपए ईदी मिलती थी, वो भी बड़ी रकम कहलाती थी। लेकिन ज़ाहिर है वो जो बचपन के दिन थे और वो जो बचपन का माहौल था ईद का, वो फिर आ नहीं सकता। अब आप दूसरी तरफ आ गए, पहले ईदी लिया करते थे, अब ईदी देने का वक्त आ गया है, तो लेकिन ज़ाहिर है बचपन के जो दिन थे ईद के, वो वाकई ऐसे लम्हात आ नहीं सकते। और ज़ाहिर है अपने माँ बाप के साथ ईद गुजारना, अब माँ बाप भी दुनिया में नहीं है, दो बहनें भी दुनिया में नहीं है, तो वो ऐसे ओकेजन है कि बंदा फिर इन त्योहारों पर अपने उन बुज़ुर्गों को भी याद करता है जो इस दुनिया में नहीं है। ज़ाहिर है उनके साथ जो गुजारा हुआ वक्त है, ये जिनकी बदौलत आज इस मकाम पे हम पहुँचे, वो वाकई ऐसे लम्हात हैं जिनको बंदा फरामोश नहीं कर सकता। अच्छा, ईदी मिलती कितनी थी भट्टी साहब आपको, और उस ईदी का आप करते क्या थे? देखिए, मेरा ख्याल 2 या 3 रुपए ईदी मिलती थी टोटल। वो बहुत ज़्यादा, उस ज़माने में रकम की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ज़ाहिर है कभी कुछ चीज़ लेके खा ली, कोई खिलौना ले लिया या कुछ इस तरह की चीज़ ले ली, लेकिन वो उस ज़माने में बहुत पैसे की कदर थी। आज तो आप किसी फ़कीर को भी 50 का नोट दें तो वो बुरा सा मुंह बनाता है, लेकिन उस ज़माने में चंद रुपए ईदी मिला करती थी। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही सीरियस नोट पे आपसे बात कर रहा हूँ कि सहाफ़ियों पे बड़ा इल्ज़ाम लगता है लिफाफा जर्नलिज्म का, तो अभी ईदी सुहार में आप लिफाफे में लेते थे या अब लिफाफे में लेते हैं? देखें, ये ऐसा इल्ज़ाम है कि जिस पे भी लग जाए ना, उसको डिफेंड करने के लिए मौका नहीं है। अगर कोई कह दे कि मैंने इनको लिफाफा दिया है, तो ज़ाहिर है कोई अगर डिनाई करे भी तो उसके पास चांस नहीं होता वापसी का। लेकिन लिफाफे वाली ना ईदी दी ना ईदी ली। अब आप भी इस फील्ड में, आपको भी इतना टाइम हो गया है, ज़ाहिर है इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा रमीज़ राजा जब पीसीबी के चेयरमैन बने, उन्होंने एक जगह पे मेरा, याहिया हुसैनी का, सिकंदर वक्त का नाम लिया। मंसूर अली ख़ान को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि इन्होंने फेवर लिया आपसे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे इन्होंने कोई फेवर नहीं लिया, मैं इस बारे में वसूख से कह सकता हूँ। तो एटलीस्ट रमीज़ राजा, हालांकि हमारे पुराने दोस्त थे, पता नहीं किस तरंग में आके वो बात कर गए, लेकिन रमीज़ राजा ने भी कम से कम ऑन एयर इस चीज़ का एतराफ़ किया कि इन्होंने हमसे कभी कोई फेवर नहीं लिया, कभी कोई पैसा नहीं लिया। चलें जनाब, क्लियर हो गया ना आपको कि जो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि हर जर्नलिस्ट जो है वो एक जैसा नहीं होता, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, और इसीलिए मैंने भट्टी साहब से ये सवाल भी किया। अच्छा भट्टी साहब, आप चूंकि एक इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी प्लेयर ने आपसे कोई ईदी मांगी हो कि भट्टी साहब सीनियर हैं, ईदी दें? देखिए, पाकिस्तान से बाहर
4-5 ईदें बनाने का मौका मिला क्रिकेट की वजह से। मुझे याद है 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका में थी, वहाँ ईद उल अज़हा आई और ये वो दिन था जिस दिन राशिद लतीफ़ के ख़िलाफ़ एडम गिलक्रिस्ट ने इल्ज़ाम लगाया और बड़ी फेमस हेयरिंग हुई और बार बार राशिद लतीफ़ बच गए। क्लाइव लाइट मैच रेफरी थे। साउथ अफ्रीका में बड़ा ईद पे एहतमाम किया जाता है। फिर एक मुझे 2006 में जब आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही थी तो एक ईद भारत में गुजारने का चंडीगढ़ में मौका मिला। तो उन होटल वालों की मेहरबानी, क्योंकि इंडियन पंजाब वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसलमानों की तादाद नहीं है, तो उन्होंने हमारे लिए शीर खोरमे का एहतमाम किया हुआ था नाश्ते में, लेकिन नमाज़ पढ़ने का वहाँ मौका नहीं मिला। पूछा लेकिन पता नहीं चला कि मस्जिद कहाँ पर है। कुछ ईदें जब ये हम न्यूट्रल यूएई में खेल रहे थे तो कुछ ईदें हमें दुबई और अबू धाबी में गुजारने का मौका मिला। लेकिन ये प्लेयर वाली बात जो थी, आज तक ना किसी प्लेयर ने कोई ईदी दी ना ईदी ली। हाँ, मुझे याद है एक बार यूएई में एक ईद आई जिसमें फिर इंतखाब आलम पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, वो केक लेकर प्रेस बॉक्स में आए और उन्होंने पाकिस्तान से जितने आए हुए सहाफ़ी थे उनके साथ ईद का केक काटा। चलें जनाब, ईद की मेमोरीज को शेयर कर रहे हैं और बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं भट्टी साहब से। अच्छा भट्टी साहब, एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर जो मैं चाहता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से आप इसको भी क्लियर करें। कहा जाता है कि आप शाहिद आफरीदी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बड़ा उनके कैरियर में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, शाहिद आफरीदी हमारे समझ लें कि अच्छे दोस्तों में से हैं और आज भी बहुत ज़्यादा उनसे ताल्लुक़ है, इज़्ज़त करता हूँ। मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ और वो भी मेरी इज़्ज़त करते हैं। बल्कि पिछले दिनों एक बार मिले तो मैंने शाहिद ने कहा कि माजिद भाई ये बताएं कि हमारे और आपके इतने पुराने 1995 से ताल्लुकात हैं, अब 2023 का साल था, तो कभी हमारे और आप में कोई नाराज़गी हुई नहीं। मैंने कहा शायद उसकी वजह ये है कि हमने भी एक लाइन ड्रॉ की हुई। हालांकि कराची शहर में शाहिद आफरीदी रहते हैं, अक्सर घर बुलवाते हैं। अभी डीएचए में जिस घर में शिफ्ट हुए हैं, मेरे ख्याल में 2 बार गया हूँ, उसके बाद उन्होंने कई बार बुलाया, मौका नहीं मिला। लेकिन शाहिद आफरीदी देखें, दोस्तों के दोस्त हैं, उनको पता चल जाए कोई बंदा मुश्किल में है। मैं आज आपको एक वाक़या भी सुना दूँ। हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो काफ़ी मुश्किल में थे, बीमार थे, उनका आखिरी टाइम चल रहा था और शाहिद आफरीदी उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड जा रहे थे। तो मैंने कहा कि शायद ये हमारे एक दोस्त हैं, शायद भी उनको जानते थे, तो उनको कुछ माली मसाइल हैं, तो आप उनकी जो अपनी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मदद करें। शायद चले गए न्यूजीलैंड। मुश्ताक आफरीदी ने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि माजिद भाई, मैंने और आपने कल वहाँ जाना है। तो मुझे याद है कि शोएब जट और सलीम खालिक दोनों मेरे साथ थे। वो हमारे दोस्त, नाम मैं उनका इसलिए नहीं ले रहा कि थोड़ा पर्दा भी रहना चाहिए। तो सर्दियों के दिन थे, बीमार थे, कंबल के अंदर वो लेटे हुए थे। तो मुश्ताक आफरीदी ने उनकी गोद में चेक बुक रख दी। मैंने कहा मुश्ताक पैसे? कहला माजिद भाई आप जितने पैसे लिखेंगे मैं इनको दे दूंगा। तो वो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन जितने हम तीनों ने पैसे कहे तो मुश्ताक ने शाहिद की तरफ से वो चेक हमारे उस दोस्त को दिया। तो शाहिद आफरीदी को वाकई सपोर्ट मैंने किया। लेकिन आप देखें कि आज हमारी क्रिकेट जहाँ पहुँची हुई है, तो उस वक्त लोग कहते थे कि शाहिद आफरीदी पाकिस्तान टीम पर बोझ है। तो असल बोझ तो आज के क्रिकेटर्स हैं कि बार बार चांस मिल रहा है, बार बार चांस मिल रहा है, उनको मौका नहीं मिला। शाहिद आफरीदी के हवाले से मैं 2 वाक़यात भी आपको सुना दूं कि जब 2009 में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो शाहिद आफरीदी ने ख़ुद यूनुस खान से कहा कि मुझे आप 1 डाउन पर भेजें, और वहीं से पाकिस्तान की टेबल टर्न हुई। वरना आपको याद है हॉलैंड और पाकिस्तान का जो मैच था उसमें भी लग रहा था अगर पाकिस्तान हार गया तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। खैर पाकिस्तान ने वो टूर्नामेंट जीता। तो मुझे आईसीसी से किसी ने फ़ोन किया कि यार शाहिद आफरीदी की शर्ट जो है वो जो उन्होंने फ़ाइनल में पहनकर पाकिस्तान के लिए विनिंग स्ट्रोक खेला, अगर वो शर्ट मिल जाए तो
लॉर्ड्स वाले मांग रहे हैं, क्योंकि लॉर्ड्स में वो फाइनल था, लॉर्ड्स के म्यूजियम में वो शर्ट रखनी थी। अच्छा, ये वही शर्ट है जो स्क्रीन पे चल रही है? जी हाँ, ये वही शर्ट है बिल्कुल। तो शाहिद ने कहा कि माजिद भाई मैं आपके घर भिजवा दूंगा। खैर एक दिन मैं घर आया तो मेरी वाइफ कहने लगी कि शाहिद आफरीदी ने एक शर्ट भेजी थी, बहुत मैली सी शर्ट थी, उसको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, कल सुबह मैंने वॉशिंग मशीन चलानी है तो उस शर्ट को भी धो दूंगी। तो मुझे अचानक जहन में आया, मैंने कहा भाई धो तो नहीं दिया? उन्होंने कहा नहीं, अभी वो पड़ी हुई मैले कपड़ों के साथ। मैंने कहा भाई फ़ौरन निकालें वो। फिर मैंने हमारे जो दोस्त हैं समीउल हसन, वो आईसीसी में थे, उनको भिजवाई और आज भी वो शर्ट लॉर्ड्स के म्यूज़ियम में। चले जनाब, आपने सुना शाहिद आफरीदी की शर्ट का किस्सा है कि जो धोते धोते रह गई, लेकिन जिस तरह भी आप कह रहे हैं आपकी बड़ी कराबतदारी रही है शाहिद आफरीदी के साथ। और शाहिद आफरीदी की जो शादी थी उसकी भी न्यूज़ आपने ब्रेक की, फिर शाहिद आफरीदी की जो शादी हुई इनकी साहबजादी के साथ वो भी आपने ब्रेक किए। तो ये आपको बता देते थे वो, या कराबतदारी के हिसाब को पता चल जाता था? अच्छा, शाहिद की आज मैं इंकशाफ कर रहा हूँ। शाहिद ने अपनी उस ज़माने में शाहिद आपको पता है कि बहुत बड़े सुपरस्टार थे, तो शाहिद भी नहीं चाहते थे कि वो ख़बर छपे। मुझे उनके जो बड़े भाई हैं तारिक आफरीदी, उन्होंने सिर्फ ये ख़बर दी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो इतनी बड़ी ख़बर थी कि मेरे पेट में भी मरोड़ उठे। मैंने कहा यार, और उस ज़माने में अली हालांकि क्रिकेट की ख़बरें इस तरह, अच्छा ब्रेकिंग का दौर भी नहीं था शायद, ब्रेकिंग का भी दौर नहीं था, लेकिन अखबारात के फ्रंट पेज पे वो ख़बर छपी। फिर अभी जब शाहीन का रिश्ता हुआ शाहिद की बेटी के साथ, तो मैंने कहीं ख़बर सुनी तो मैंने शाहिद को फ़ोन किया, तो शाहिद ने कहा कि माजिद भाई अब ख़बर दे दे लेकिन मेरा नाम ना दीजिएगा। तो वो जब ख़बर छपी तो आतिफ राना का अगले दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि शाहीन आपसे बात करना चाहते हो। तो शाहीन ने कहा कि माजिद भाई आपको किसने ख़बर दी? तो मैंने कहा शाहीन तुम्हारे ससुर के शादी की ख़बर भी मैंने ही दी थी। तो मैंने उनको बताया कि मुझे शाहिद ने ख़बर दी। तो देखें, जब आप इस फील्ड में हो तो अच्छी बुरी ख़बरें सब आपको मिलती रहती हैं, बल्कि जर्नलिज्म में ना बाज़ दफ़ा आपके पास सोचने का वक्त नहीं होता। मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊं। 2006 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो जिक्र कर रहा था, तो हम जयपुर पहुँचे जहाँ पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था। ये वो मैच था जो पाकिस्तान की टीम ने जीत लिया था। अगले दोनों मैच पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से हार गई थी फिर मोहाली में। तो मैं किसी दोस्त के साथ होटल के कमरे में बैठा हुआ था, रमज़ान का ही महीना था। तो एक पाकिस्तान टीम के प्लेयर आए, उन्होंने ख़बर सुनाना शुरू की कि भाई शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो हो सकता है कि उनको वापस भेज दिया जाए। लेकिन वो जब उठ के वहाँ जाने लगे तो कहने लगे कि यार ये ख़बर दीजिएगा नहीं, क्योंकि मैं इस कमरे से निकल रहा हूँ, मेरा नाम आएगा। मैं उस वक्त जयपुर में अकेला था। मैंने सोचा कि यार मेरे पास ही ये ख़बर है और तो कोई पाकिस्तानी है नहीं, तो मैंने कहा कल सुबह ख़बर दूंगा। सुबह एक अंग्रेज़ी अखबार में हमारे दोस्त मरहूम आगा अकबर, उन्होंने लीड छापी। फिर एक्सप्रेस अखबार में सलीम खालिक ने वो ख़बर दे दी, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे पास ही ख़बर है। वो ख़बर दूसरे दो अखबारों में छप गई। ठीक है। अच्छा मुझे भी थोड़ा सा वापस आते हैं आपकी जो फैमिली लाइफ की तरफ, कि शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? क्योंकि माशाल्लाह आप स्टार तो हैं अपनी फील्ड के। देखिए, हमारे 3 नस्लें हैं। मेरी शादी अपनी मामूज़ात के साथ हुई, मेरे वालिद की शादी भी अपने मामूज़ात के साथ हुई, और मेरे दादा की शादी भी अपनी मामूज़ात के साथ हुई। तो हमारी 3 नस्लें जो थी वो इस तरह मामूज़ात से उनकी शादी हुई। तो बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी जो वाइफ है वो और मेरे जो मामू थे, ये लोग दोहा कतर में रहते थे। तो ये हमारी फैमिली का फ़ैसला था। उस ज़माने में ज़ाहिर माँ बाप जो फैसला कर लेते थे। लेकिन तो भट्टी साहब, फिर आपकी फैमिली में लड़की देख के शादी होती थी या लड़की का भाई देख के शादी होती थी? क्योंकि मामू अच्छा होगा तो मामूज़ात अच्छी होगी ना। देखिए, दोनों चीज़ें ठीक हैं। लड़की को भी देखा हुआ था, लड़की के भाई को भी देखा हुआ था, लड़की के वालिद को भी देखा। चूँकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारी बहुत बड़ी फैमिली तो थी नहीं, और चूँकि हम लोग कराची में रहते थे और हमारे मामू जब भी कतर से आते थे सियालकोट जाने के लिए, वो कराची ज़रूर रुकते थे अपनी बहन से मिलने के लिए। तो वो वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहती थी, लेकिन शादी टोटल अरेंज मैरिज थी।
और मैं भट्टी साहब को बहुत पुराना जानता हूं, क्योंकि भट्टी साहब के साथ एक, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उस्ताद का और एक एहतराम का रिश्ता है। आज थोड़ा सा मैं लिबर्टी ले रहा हूं क्योंकि ईद का शो है और मौका भी है, दस्तूर भी है। तो भट्टी साहब, ये तो कि मामू आपके कतर में होते थे और मुझे जर्नलिज्म में आने से पहले आप पोस्ट ऑफिस में होते थे, तो आपने पोस्ट ऑफिस में होने का फ़ायदा उठाया, खत लिखते रहे वहाँ पे? जी हाँ, नहीं ख़त नहीं लिखा, लेकिन उस ज़माने में मैं अखबारात में मज़ामीन वगैरह लिखता था। ज़ाहिर है मेरे पास कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन मेरी वाइफ ने बाद में बताया कि जब मेरा रिश्ता आया तो मेरी जो सास थी वो शायद थोड़ी रिलेक्टेंट थी इस रिश्ते के हवाले से, लेकिन मेरे मामू वो काफ़ी दूर अंदेश थे। उन्होंने कहा देखना ये लड़का बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसके अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि अखबारात में मज़ामीन छपते रहते हैं। तो वो बिल्कुल मेरी जो लाइफ थी, मैंने बताया कि मैंने बहुत पोस्ट ऑफिस के अलावा भी बहुत छोटी मोटी नौकरियां की हैं, और जो मैंने जर्नलिज्म में पहली बार मुझे अली पैसे मिले 84 में, मैंने क्रिकेटर मैगज़ीन में जो पहला मजमून लिखा मुझे 50 रुपये मिले, और रेडियो पाकिस्तान में जब मैंने पहला प्रोग्राम किया तो 75 रुपये मिलते थे एक प्रोग्राम की। यानी आपने स्ट्रगल देखा, और यही वजह है कि इस किस्म के जो लोग हैं जो ग्रास रूट से एक आते हैं, जो मेहनत करके आते हैं, फिर आप देखते हैं कि उनके बातों में, उनके लिखने में, उनके बोलने में उनका तजुर्बा भी झलकता है। और यही वजह है कि आज की जो नस्ल है इनको एक उस्ताद की हैसियत से जो है वो दर्जा देती है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा पूछेंगे कि शादी के बाद की ईदें कैसी रहीं, और क्या भट्टी साहब इतनी शोहरत के बावजूद क्या भाभी को लेकर बाजार जाते रहे हैं या जाते थे, या क्या इस तरह से ईद मनाते थे, ये हम जानेंगे ज़रा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ हम इनकी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी ईद को भी जो है वो चार चांद लगा रहे हैं। भट्टी साहब, भाभी के साथ आपका कैसा बर्ताव रहा, क्योंकि जर्नलिस्टों की तो कोई लाइफ होती नहीं है, रातों को जो है वो ऑफिस आपका होता होगा, फिर भाभी इंतजार करती होंगे भाई ईद है, चांद रात है, लेके जाते थे या आप मेरी तरह थे कि भाई खुद चले जाओ? बिल्कुल ऐसा ही है कि बाज़ार कम कम जाने का मौका मिलता है। मुझे याद है जब मैं रेडियो पर प्रोग्राम करता था, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो ईद वाले दिन भी जाना होता था रेडियो पाकिस्तान, और वो दौर था जब मोटरसाइकिल भी नहीं थी, बसों के ऊपर जाते थे। लोग तो कहते हैं कि जी आज ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन हमने जितनी स्ट्रगल की, मेरे ख्याल में इतनी ग्रास रूट से आज मुझे याद है कि बहुत बड़े बड़े हमारे जो स्पोर्ट्स के सहाफ़ी हैं और एंकर हैं, मेरे पास जब मोटरसाइकिल आ गई तो उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और मैं बहुत सारे लोगों को लिफ्ट दिया करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने जितनी मुशक्क़त के बाद ये मकाम हासिल किया, उसमें सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। अच्छा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ। तो इस वक्त हमें भाभी ने भी ज्वाइन किया, उनको भी हम शो पे खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ईद की मसरूफियात के बावजूद उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, और बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो हम सब की जानिब से। जी वालेकुम सलाम सलमान भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जब भाभी हम ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बताएं कि अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपको ईद की शॉपिंग पे लेके जाते थे, या इनकी कोई खास फरमाइश होती है कि जिस तरह अमूमन होती है हस्बैंड की कि भाई आप पे ये रंग अच्छा लगता है, या आप ईद के मौके पे ये स्पेशल कोई डिश है, उसकी कोई फरमाइश करते थे? नहीं सलमान भाई, वो ये जो है ना खाने को तो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास फरमाइश नहीं करते, जो ज़्यादातर बना देती हूँ खा लेते हैं। और बाकी शॉपिंग का ये है कि वो मैं अपनी पसंद से खुद ही करती हूँ, इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, ये काफ़ी बिजी लाइफ है इनकी, तो वो फिर मैं अपनी शॉपिंग खुद ही करती हूँ। भट्टी साहब, कोई फरमाइश होती थी? भाभी ने तो बताया, आप बताएं ज़रा। देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह अली एक रिवायती किस्म की ईद होती है, सुबह शीर खोरमा खाया, उसके बाद नमाज को चले गए, और वही बिरयानी, कढ़ाई, कोरमा, बस इसी टाइप की चीज़ें बनती है। कोई ऐसा नहीं है खाने के मामले में, वैसे भी जो मिल जाए घर का। लेकिन मेरी कोशिश होती है, देखें अफ्तार में लोग बहुत बड़ा बड़ा एहतमाम करते हैं, हमारे यहाँ भी एक ज़माने में बहुत एहतमाम होता था, लेकिन अब ज़ाहिर है बंदे की जब एज ज़्यादा हो जाए तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अफ्तार के साथ ही खाना खा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना जो है ना बाद में प्रॉब्लम भी करता है। अच्छा भाभी, बताएं कभी भट्टी साहब की इतनी फैन फॉलोइंग है, माशाल्लाह लोग इनको इतना जानते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप ईद पे शॉपिंग पे गई और भट्टी साहब को लोगों ने घेर लिया और आप इंतजार कर रही हो कि भाई कब फ्री होंगे और कब जो है वो हम दोबारा शॉपिंग को रिज्यूम करेंगे? जी हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है और बार बार हुआ है कि हम जब कभी गए कहीं अल्लाह के घर, खाना काबा में भी ऐसी एक दो दफ़ा हुआ। फिर उसके बाद हम मॉल वगैरह में भी जब जाते हैं तो लोग अक्सर इन्हें घेर लेते हैं,
तो लेकिन मैं जेलिस नहीं होती, खुश होती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत दी हुई है। अच्छा, अब्दुल माजिद भट्टी साहब जो है वो मशहूर है, एक तो इनका ये नाम है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, एक इनको एक और नाम से भी जानते हैं कि ठंडा गरम जो इनका शो था। तो ये घर में भी इतने ठंडे हैं या घर में थोड़े से गर्म है? नहीं, घर में तो थोड़े से गर्म ही है। जाहिर बात है घर में बंदा अपने स्टाइल से होता है, तो वैसे प्रोग्राम में वो जो ठंडा है, वो अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे कि इसमें ठंडा कौन सा है? मैं कहा वैसे तो ये प्रोग्राम में ठंडे हैं लेकिन घर में गर्म है। माजिद भाई, भाभी ने तो बता दिया, आप बताएं घर में आप ठंडे या गर्म है? अच्छा, मैं पहले आपको वाकया बताऊं कि हमारे दोस्त हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी, अमेरिका में होते हैं, उनके भाई डॉक्टर साकिब अंसारी। हम लोग एक बार, हुमायूं सईद भी हमारे साथ थे जो मशहूर हमारे एक्टर हैं, हम बोर्ड बेसन पे खाना खाने गए। तो जब खाना खा के निकले तो एक लड़का आया और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। तो हुमायूं सईद ने कहा कि आइए। तो हुमायूं सईद को कहने लगा नहीं, आपके साथ नहीं, इनके साथ बनवानी। तो वो आज भी डॉक्टर साकिब अंसारी और काशिफ अंसारी वो मजाक में सुनाते हैं कि इतना बड़ा हुमायूं सईद स्टार है। और जहाँ तक ठंडा गर्म का ताल्लुक़ है, तो घर में खैर कई बार बंदा गुस्से में गर्मा गर्मी हो जाती है। एक बार हम लोग एक तकरीब में थे, तो किसी ने, खातून ने कहा कि ये माजिद भट्टी साहब की वाइफ हैं, पहचानती हैं, वो ठंडा गरम शो करते हैं टीवी पर। तो वो खातून जो थी, उनको स्पोर्ट्स से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई उनसियत नहीं थी। तो वो कहने लगी कि क्या ठंडा गरम कोई कुकिंग शो है? तो इस तरह के होते हैं। लेकिन बहरहाल ठंडा गरम ने भी माशाल्लाह हमें बहुत नाम दिया। और वो जब शो बंद हुआ, अब लोग जिस तरह उसका जिक्र करते हैं तो पता चलता है कि वाकई उसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग। ठीक है। अच्छा, अभी आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरह जो शोबिज़ में जोड़ियां मशहूर होती हैं, इस तरह अनवर मकसूद साहब की जोड़ी थी, मोइन अख्तर साहब की जोड़ी थी, इस्माइल तारा माजिद जहांगीर साहब की जोड़ी थी, एक जोड़ियां मशहूर हो जाती हैं, तो कभी आपको कोई जेलसी तो नहीं हुई है कि लोग वहीद खान साहब को ज़्यादा जानते हैं इनके साथ, आपको ज़रा कम जानते हैं? जी, मुझे वहीद खान के साथ इनकी जो जोड़ी बनी है और लोगों ने पसंद भी बहुत की, तो वो मैं खुश भी बहुत रही कि अच्छा इनका पेयर बना है। लेकिन यह है कि आम जिंदगी में तो हम ही हैं, तो इसलिए जेलसी की कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अभी आप जाइएगा नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत लिबर्टी ले रहा हूं माजिद भट्टी साहब से। आपको ईद मुबारक, और साथ साथ जिस तरह हमने माजिद भट्टी साहब को दी है मुबारकबाद, दादी बन गई हैं, तो आपको जो है पोते की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आप जाएंगी जब भट्टी साहब इस कैमरे में देख के आपको जो है वो अच्छा सा गाना सुनाएंगे ईद की मुनासबत से। भट्टी साहब, भाभी को अपने सी ऑफ करना है। भाई देखें, एक तो हमारी आवाज़ भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ईद का मौका है, दस्तूर भी असर हो जाए आज। अली, ये गाने के मामले में ज़रा मेरा ख्याल में मुझे वैसे भी सुनने का तो बहुत शौक है। सर, आप हमें कह रहे हैं आवाज़ अच्छी नहीं है, जो बर्रे सगीर का सबसे बड़ा गुलकार है राहत फ़तेह अली खान, वो आपकी आवाज़ की तारीफ करके गए। आप हमसे कह रहे हैं कि जो है वो आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। आप भाभी को निराश कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कह रहे आप। एक ज़रा बड़ा फेमस गाना है, ये ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो ये मतलब कभी बंदा वैसे ही इसको मेमोरी को रिकॉल करता है कि जब हम नहीं होंगे दुनिया में, फिर हमारे अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपका साया आपकी फैमिली पे और हम सब जूनियर्स के ऊपर जो आपका साया सलामत रखें। थैंक यू सो मच भाभी, आप हमारे साथ मौजूद थी और इसी तरह ढेर सारी खुशियां मनाती रहें और आपकी फैमिली इस तरह फलती और फूलती रहे। थोड़ी सी क्रिकेट की बात करते हैं। ये अब अहमद शहजाद आपके साथ पहली मरतबा मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त मैं भी उसी चैनल से वाबस्ता था, ठंडा गर्म शो में आए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि अहमद शहजाद जो वो मीडिया की सेंसेशन बन चुके हैं। अच्छा, अहमद शहजाद ने जो बाद में जो शो आप करते थे, बोले क्या बात है, नहीं मैं करता, ये है क्रिकेट पाकिस्तान, ये है क्रिकेट पाकिस्तान, मिर्ज़ा इकबाल बेग और वहीद खान करते थे। तो बेसिकली उस शो में उन्होंने बैठना था, लेकिन वो 1 घंटा पहले आ गए। हमारा प्रोग्राम 9 से 9:30 तक होता था, तो आधे घंटे का गैप था, सेट वगैरह चेंज करते थे, तो 10 से 12 बजे तक वो शो होता था। तो अहमद जब आए तो अहमद ने कहा कि मैं बैठ जाऊँ, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि आप बैठ जाएँ। तो प्रोड्यूसर कौन थे? मेरे ख्याल में हसीब अलवी और फरूख मलिक अच्छा प्रोड्यूसर थे। बड़े नाम है स्पोर्ट्स प्रोडक्शन के हवाले से दोनों। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ अहमद शहजाद ने उस दिन गुफ्तगू हमारे साथ शुरू की, मैंने बल्कि प्रोग्राम के दौरान भी कहा और बाद में भी जब हम स्टूडियो से निकले, मैंने कहा कि अहमद शहजाद जिस दिन
टेलीविज़न स्क्रीन पर आएगा, देखिएगा आप स्टार बनेगा। आज आप उसके व्यूज़ देख लें, वो जो भी बोल रहा है, जो भी कमेंट कर रहा है, बेलाग तबसरे कर रहा है और मिलियंस में उसके व्यूज़ जाते हैं। तो अहमद शहजाद ने बहरहाल हमें ये एजाज़ रहा कि अहमद शहजाद जो थे वो पहली बार हमारे साथ बैठे। बल्कि मुझे याद है 2007 में जब इमाद वसीम पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन थे, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड गई, तो मुझे भी उस टीम के साथ इंग्लैंड जाने का मौका मिला। अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शान मसूद, ये सारे, उमर अमीन उस टीम का हिस्सा थे। तो अहमद शहजाद उस वक्त भी बड़े शरारती थे, नोक झोंक उनकी चलती रहती थी, लड़कों को तंग करते रहते थे। लेकिन आप देखें जब टेलीविज़न पर आए तो अहमद शहजाद ने यहाँ भी एक अपना नाम बनाया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं माजिद भट्टी साहब के कैरियर के हवाले से, लेकिन एक मुझे याद है कि आपकी क्या पिक्चर बड़ी वायरल होती रही है और बहुत उस ज़माने तो प्रिंट मीडिया होता था कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद खालिद महमूद साहब को चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ी थी। वो तस्वीर भी अगर हमारे पास है तो हमारी प्रोडक्शन टीम प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी ज़रूर दिखाएंगे, उसका ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा। देखिए 99 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गया और उसके बाद वन साइडेड फाइनल था, 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। एक हंगामा, ये वो एक सेकंड सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, ये वो तस्वीर है, ये बड़ी तारीखी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं बैठा हूं और मेरे साथ मरहूम यूसुफ खान कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी, मैं स्पोर्ट्स कमेटी का कन्वीनियर था और मेरे साथ फारूक खान बैठे हुए हैं। ये आजकल सिडनी में होते थे, ये बड़े फेमस फोटोग्राफर स्पोर्ट्स के रहे हैं। तो ये जब सलाउद्दीन सल्लू साहब बहुत करीब होते थे खालिद महमूद के साथ, तो उन्होंने कहा कि खालिद महमूद साहब कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। तो मैंने फिर जब प्रेस क्लब वालों से जिक्र किया अपने साथियों से, उन्होंने कहा कि यार अभी तो पाकिस्तान फाइनल हारा हुआ है, तो हम मीट दी प्रेस में इनको बुलाते हैं। मुझे याद है वो इब्राहिम जलीस हॉल खचाखच भरा हुआ था। तो खालिद महमूद साहब ने एक जो जुमला कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हारने पे आज जितना शोर मच रहा है, इतना शोर तो जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए बांग्लादेश बना उस वक्त भी शोर नहीं मचा। तो बहुत सारे अखबारात ने अगले दिन लीड स्टोरी वो खालिद महमूद का बयान छापा और डॉन अखबार अंग्रेज़ी का, उसने वो लीड छापी और विद इन 24 आवर खालिद महमूद साहब को पीसीबी की चेयरमैनशिप से उस बयान की वजह से हटाया गया। प्लस जो पाकिस्तान टीम के फाइनल में और बांग्लादेश से जो ग्रुप मैच हम हारे, वो जो चहमगोइयाँ चल रही थी और मुजीबुर रहमान जो थे, इस तस्वीर के ठीक 24 घंटे बाद खालिद महमूद साहब को हटा के मुजीबुर रहमान को पीसीबी का चेयरमैन। वक्त थोड़ा सा महदूद है, थोड़ा सा क्विकली क्वेश्चन होंगे कुछ आपसे। इंडिया आप गए थे, वहाँ पे तेंदुलकर से, सचिन से मुलाकात हुई थी और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए इंडियन प्लेयर बज़ाहिर लगते हैं कि बहुत बड़े स्टार हैं और इंडिया में मैं आपको बताऊं कि अखबारात की या टेलीविज़न चैनल्स की जो पहली स्टोरी होती है वो जब पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ चल रही हो या कोई बड़ा इवेंट चल रहा हो, लेकिन ये बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। इनसे जब भी मिले बहुत ही सादगी के साथ। इवन मुझे याद है एक बार विराट कोहली से भी मुलाकात हुई और मैंने रोहित शर्मा से बड़ा, मेरा आज भी वो उसमें भी लाखों व्यूज़ हैं। वो सवाल मैंने जब दुबई में उनसे पूछा कि आपकी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश है, तो रोहित शर्मा ने कहा बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है, लेकिन ज़ाहिर है दोनों मुल्कों के जो रिलेशन है उसकी वजह से, तो सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो, युवराज सिंह हो, इत्तेफाक से हमने इनको कवर भी किया, इनसे मुलाकात का भी मौका मिला। बहुत ज़बरदस्त इनके साथ मेमोरी। इंडिया गए, जवान थे, खूबसूरत थे, ख़वातीन तो पीछे आई होंगी? नहीं अली, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मुझे ये एक तमन्ना थी कि मैं जो 3 बड़े खान हैं, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, इनसे मिलने की मेरी ख्वाहिश थी। तो आमिर खान तो हमारे यहाँ स्टूडियो में एक बार कराची आए थे, तो उनसे यहाँ मुलाकात हुई। आईपीएल के फाइनल जो पहला आईपीएल हुआ 2008 का, वहाँ सलमान खान से मुलाकात हुई। शाहरुख खान से फिर आईपीएल के 2-3 मैचेस में उनसे मुलाकात का मौका मिला। लेकिन ये लोग भी बहुत सादा लोग हैं, जब उनको पता चलता है कि पाकिस्तान से आए हुए हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा सा इनसे रैपिड फायर खेलेंगे और थोड़ा मशवरे लेंगे कि माजिद भट्टी साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं नाम लेता जाऊंगा और बगैर सोचे माजिद भट्टी साहब से हमने 10 सेकंड के अंदर कोई ना कोई मशवरे लेने। मैं नाम लेता हूं भट्टी साहब, कमर ज़ैफ़ी, क्या मशवरा उनके लिए? खुद कुछ बम्बार। वहीद खान,
वहीद खान हाईली इनकंसिस्टेंट और अनरिलायबल। वहीद खान किसी वक्त क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं। सही है। रमीज राजा? रमीज राजा भी मेरे ख्याल में जब क्रिकेटर थे और जब पीसीबी चेयरमैन बने तो बिल्कुल एक डिफरेंट शक्ल में वो रमीज राजा जो हम 84 से देख रहे थे, बाद वाला रमीज राजा बिल्कुल लग रहा था कि कोई नया जन्म लिया उन्होंने। ठीक है। और अहमद शहजाद? अहमद शहजाद दबंग और बेबाक तबसरे करने वाले, लेकिन अहमद शहजाद जब बोलते हैं तो फिर उनको रोक कोई नहीं सकता। शाहिद आफरीदी? शाहिद आफरीदी पाकिस्तान का वो सुपरस्टार, जेलिसी में लोग उनके बारे में कोई भी कुछ कह देता है, लेकिन आज भी आप देखें इस कराची शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में, बड़े बड़े कमर्शियल में शाहिद आफरीदी आज भी बड़े बड़े स्टार्स की मौजूदगी में सुपरस्टार है। याह्या हुसैनी? याह्या हुसैनी एक अच्छे एंकर, लेकिन याह्या ने जिस तरह अपना कैरियर शुरू किया तो वाकई उनका कैरियर भी बड़ी तेज़ी से ऊपर आया, तो बड़ी उनके कैरियर में भी बहुत मेहनत है। बाबर आजम? बाबर आजम ये वो मौमा है ना समझने का ना समझाने का, जिसको आज तक मैं नहीं समझ सका, हालांकि मैं उनको 2012-13 से कवर करता रहा हूँ। आज भी वो कभी मिल जाएं तो ऐसे लगता है कि जब कि उनसे मुलाकात हुई नहीं। ठीक है। शोएब अख्तर? क्विकली सर। शोएब अख्तर वाकई बहुत ज़्यादा फास्ट है। राशिद लतीफ़? राशिद लतीफ़ मुझे अफसोस होता है कि जितने बड़े क्रिकेटर थे इतना बड़ा उनका कैरियर नहीं है। उनको उनका जो स्टाइल था और उन्होंने जिस तरह मैच फिक्सिंग के बारे में आवाज़ उठाई तो उन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगा दिया। शोएब मलिक? शोएब मलिक जब आप मिले तो बहुत ही इज्जत से एहतराम से मिलते हैं, लेकिन ना मिले तो फिर कई साल उनसे कोई राब्ता नहीं रहता। अब आखिरी 3 मशवरे आपके चाहिए मुझे और आपके इनपुट चाहिए। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, बहुत काम किया आपने उनके साथ। फैज़ान मुस्तफ़ा नकी? मैं कहता हूँ कि नकी खुशकिस्मत है, हमने तो खैर उनके साथ काम किया, लेकिन उन्होंने जिन लोगों के साथ काम किया आज वो फील्ड में उस तरह एक्टिव नहीं है, लेकिन नकी ने बहुत कम अरसे में बहुत अच्छा और बड़ा मकाम बनाया। और नकी आपकी तो ईदी हो गई है, जो अल्फाज कह दिए कि उस्ताद ने, कतालीक ने, इसके बाद आपको किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नहीं। और इसके बाद आखिरी मशवरा अली सलमान? देखिए अली सलमान, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिनके साथ जब भी प्रोग्राम किया वो जितनी इज़्ज़त और एहतराम देते हैं, मेरे ख़्याल में बहुत कम लोग इस फील्ड में इस तरह आपसे मिलते हैं और बिहेव करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इनके माँ बाप की तरबियत है कि वो बड़ों के साथ इतनी इज़्ज़त और एहतराम से मिलते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने, आप देखें, इनको एक ठीक ठाक बड़ा मकाम दिया। सर थैंक यू सो मच। और जाते थे GTV के लिए कुछ कहना चाहेंगे आपका? अब हमारा आपके साथ इंशाल्लाह और मज़ीद आगे चलेगा। बस GTV जिस तरह स्पोर्ट्स के इश्यूज़ को लेके चल रहा है, इतना रेगुलर वीक में 5 दिन कोई और चैनल जो है 11 से 12 वो टाइम होता है कि जब दिन ख़त्म हो रहा होता है और नया दिन स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे दिन की मेमोरीज़ को या क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के इश्यूज़ को रिकैप करना मेरे ख्याल में बहुत स्पोर्ट्स की खिदमत कर। सर थैंक यू सो मच। और जाते हैं एकदम फिर आप को और आपकी फैमिली में जो नए मेहमान की आमद हुई सबको ईद मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दें, इसी तरह सबको सेहत सलामती की तंदुरुस्ती के साथ अपने प्यारों को साथ जो मजीद ईद की हज़ारों खुशियां सेलिब्रेट करने का मौका दें। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ ईद उल फितर की मुबारकबाद के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।